हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। प्रीवियस वीडियो में हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 14 तक कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 15 to 23 कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 15, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल का गठन। इसके पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल। अब सेक्शन 15 में हमें पढ़ना है अपीलेट ट्राइब्यूनल। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 7 में मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का गठन है और सेक्शन 15 में अपीलेट ट्राइब्यूनल का गठन है। सब सेक्शन 1 देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कॉन्स्टिट्यूट वन अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अपीलेट ट्राइब्यूनल का गठन कर सकेगी, जिस ट्राइब्यूनल में ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की सुनवाई होगी। यानी कि जब हमने सेक्शन 7 में मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का गठन किया तो उससे जो ऑर्डर पारित होगा और उसके आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है तो वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंतर्गत अपील फाइल कर सकता है। क्लियर। सबसेक्शन 2 देखिए, द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या रैंक दी गई है? जो प्रभारी होगा अपीलेट ट्राइब्यूनल का वो एक ऐसा ऑफिसर होगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंक से बिलो का नहीं होगा। क्लियर। और हमने सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ा था? कौन सी रैंक का ऑफिसर दिया गया था वहाँ पे? तो जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो सब डिविजनल ऑफिसर से बिलो रैंक का नहीं होगा। और सेक्शन 15 के अंतर्गत जो अपीलेट ट्राइब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बिलो रैंक का नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? सेक्शन 16 पे आ जाइए, डील करता है अपील से। सब सेक्शन 1, एनी सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट एज द केस में बी अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ एनी सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट एज द केस में बी अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल में विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर प्रेफर एन अपील टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो सब सेक्शन 1 कहता है जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, अगर उसके आदेश से कोई व्यथित है सीनियर सिटीजन या पेरेंट, तो वो 60 दिनों के अंदर अंदर अपीलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष अपील फाइल कर सकता है। किस तारीख से? जिस दिन मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा उस तारीख से 60 दिन के अंदर। यहाँ पे 60 दिन आप याद रखिएगा कि अपील का दिन कितना है? 60 days है। ठीक है। प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट एन अपील ऑन द चिल्ड्रन और रिलेटिव who is required to pay any amount in terms of such maintenance order shall continue to pay to such parent the amount so ordered in the manner directed by the appellate tribunal। manner लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो प्रोविजो ये कहता है कि किसी अपील पर वो व्यक्ति या रिलेटिव जो कि बाउंड हैं अमाउंट पे करने के लिए मेंटेनेंस ऑर्डर के टर्म्स और कंडीशन पे, वो कंटिन्यू उन माता पिता को अमाउंट पे करेंगे जैसा कि आदेश दिया गया था और उस मैनर में पे करेंगे जैसा कि अपीलेट ट्राइब्यूनल डायरेक्ट करे। नेक्स्ट प्रोविजो देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अपीलेट ट्राइब्यूनल में एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days। यानी कि 60 दिनों के बाद भी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो अपील एंटरटेन कर सकती है यदि वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि जो अपील कर रहा है उसके पास सफिशिएंट कॉज है डिले का। सब सेक्शन 2 देखो, ऑन रिसीट ऑफ एन अपील द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल कॉज अ नोटिस टू बी सर्व्ड अपॉन द रिस्पोंडेंट। ठीक है। तो जब अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने कोई अपील आएगी तो अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो नोटिस कर सकता है कि रिस्पोंडेंट को ऐसा नोटिस सर्व कर दिया जाए, यानी कि रिस्पोंडेंट को भी पता हो कि उसके अगेंस्ट में अपील फाइल की गई है। सब सेक्शन 3 देखिए, द अपीलेट ट्राइब्यूनल में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट हुज ऑर्डर द अपील इज प्रेफर्ड। अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो ट्राइब्यूनल से, यानी कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल से जो उसने प्रोसीडिंग की थी उसके रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है, अभिलेख मंगवा सकती है जिसके ऑर्डर को लेके अपील फाइल की गई है। क्लियर। सब सेक्शन 4 देखिए, द अपीलेट ट्राइब्यूनल में आफ्टर एग्जामिनिंग द अपील एंड द रिकॉर्ड्स कॉल्ड फॉर आइदर अलाउ और रिजेक्ट द अपील। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है अपील को एग्जामिन करने के बाद
और जो उसने रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं सबसेक्शन 3 के अंतर्गत ट्राइब्यूनल से, उनको एग्जामिन करने के बाद या तो अलाउ कर सकती है अपील को या रिजेक्ट कर सकती है। क्लियर। सबसेक्शन 5 देखिए, द अपीलेट ट्राइब्यूनल adjudicate and decide upon the appeal filed against the order of the tribunal and the order of appellate tribunal shall be final. It is filed. मिसप्रिंट है यहाँ पर भी। अपीलेट ट्राइब्यूनल मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की गई अपील को डिसाइड कर सकती है और जो अपीलेट ट्राइब्यूनल होगा उसका आदेश ही फाइनल होगा। क्लियर। प्रोविजो देखिए, provided that no appeal shall be rejected unless an opportunity has been given to both the parties of being heard in person or through our duly authorized representatives। तो कोई भी अपील रिजेक्ट नहीं की जाएगी। कब तक नहीं की जाएगी? जब तक कि दोनों पार्टीज को या उन पार्टीज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनको सुनने का अवसर नहीं दिया जाता। यानी कि दोनों पार्टीज की बात रखेंगे, उसके बाद ही किसी अपील को रिजेक्ट कर सकते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल। The appellate tribunal shall make an endeavor to pronounce its order in writing within 1 month of the receipt of an appeal। तो जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो प्रयास करेगा इस बात का कि अपील की प्राप्ति से 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना आदेश सुना दे लिखित में। सेकेंड देखिए, अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी सेंड टू बोथ द पार्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसेक्शन 3 के अंतर्गत प्रत्येक ऑर्डर की कॉपी यानी प्रत्येक आदेश की प्रति दोनों पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17 पे डील करता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार जो कि सारी पार्टीज को होता है, लेकिन ये सेक्शन कुछ अलग बात करता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। तो सेक्शन 17 ये कहता है कि किसी लॉ में किसी बात के होते हुए भी कोई भी पार्टी लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा अपना केस रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो फिर कैसे करेगी अब? तो इसका आंसर हमें मिलेगा कौन से सेक्शन में? 18 में। सेक्शन 18 पढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफिसर। सब सेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर or an officer not below the rank of district social welfare officer by whatever name called as maintenance officer। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेजिग्नेट करेगी, अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को या ऐसे ऑफिसर को जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से बिलो रैंक का नहीं है, यानी उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर को एज अ मेंटेनेंस ऑफिसर। और सबसेक्शन 2 कहता है कि द मेंटेनेंस ऑफिसर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल रिप्रेजेंट अ पेरेंट इफ ही सो डिजायर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल और द अपीलेट ट्राइब्यूनल एज द केस में बी। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सबसेक्शन 1 में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ मेंटेनेंस ऑफिसर है वो रिप्रेजेंट करेगा पेरेंट की साइड से, यदि वो चाहे तो ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष हो रही कार्यवाहियों के दौरान मेंटेनेंस ऑफिसर के द्वारा रिप्रेजेंट करवा सकता है अपना केस, लेकिन कोई लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स की स्थापना यानी वृद्धाश्रम की स्थापना। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 19, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। सब सेक्शन 1 देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश एंड मेंटेन सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स एट एक्सेसिबल प्लेस एज इट मे डीम नेसेसरी इन अ फेज्ड मैनर beginning with at least one in each district to accommodate in such homes a minimum of 150 senior citizens who are indigent। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है और मेंटेन कर सकती है वृद्धाश्रमों की उतनी संख्या जितना कि वो ज़रूरी समझे, और ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करेगी जो एक्सेसिबल प्लेस हो या जहाँ पर इजीली आ जा सके, और वो स्टार्टिंग करेगी ईच डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 ओल्ड एज होम से, यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक तो होना ही होना चाहिए वृद्धाश्रम, और जिसमें मिनिमम 150 सिटीजन्स होंगे। क्लियर। तो ओल्ड एज होम की स्थापना कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, मेन अथॉरिटी है यहाँ पर। किसी भी संख्या में कर सकती है ओल्ड एज होम इस्टेब्लिश, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक
ठीक है। और तीसरी बात क्या हो रही है यहाँ पर कि एटलीस्ट मिनिमम नंबर होगा जो सीनियर सिटीजन का वो 150 होगा, ठीक है। 150 सीनियर सिटीजन जो कि इंडिजेंट है, निर्धन है। चलिए सब सेक्शन 2 पे, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स including the standards and various types of services to be provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such homes. स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम प्रिस्क्राइब कर सकती है ओल्ड एज होम के मैनेजमेंट के लिए कि किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाएगा और क्या क्या इंक्लूड करेगी, स्टैंडर्ड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। यानी कि अलग अलग तरीके की सेवाएं जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि ज़रूरी हैं उनके लिए, जैसे कि मेडिकल केयर हो गया और उनके मनोरंजन के साधन को ध्यान में रखते हुए ऐसे वृद्धाश्रमों में जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन पे। इस सेक्शन के पर्पस के लिए इंडिजेंट का मतलब क्या है? एनी सीनियर सिटीजन हु इज़ नॉट हैविंग सफिशिएंट मीन्स एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेंटेन हिमसेल्फ। तो यहाँ पर इंडिजेंट का मतलब क्या है? ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 4 डील करता है प्रोविजंस फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के मेडिकल केयर के लिए प्रोविजंस, ठीक है, डील करता है सेक्शन 20 से। सेक्शन 20 मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल सपोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर, स्टेट गवर्नमेंट ये सुनिश्चित कर सकेगी कि कौन सी चीज़ें, ये 5 चीज़ें सुनिश्चित करेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। रिगार्डिंग मेडिकल सपोर्ट, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स फंडेड फुली और पार्शियली बाय द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड बेड्स फॉर ऑल सीनियर सिटीजन एज फार एज पॉसिबल। गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फंड प्रोवाइड किया गया है या नहीं सीनियर सिटीजन्स की मेडिकल केयर के लिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो सभी सीनियर सिटीजन को बेड्स यानी बिस्तर प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकंड किस चीज़ को इंश्योर करेगी कि सेपरेट क्यूज भी अरेंज फॉर द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को सेपरेट यानी अलग अलग क्यूज अरेंज करवाई जाएँ या पंक्तियाँ अरेंज करवाई जाएँ। थर्ड क्या इंश्योर करेगी स्टेट गवर्नमेंट? फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक, टर्मिनल एंड डीजेनरेटिव डिसीज इज एक्सपेंडेड फॉर सीनियर सिटीजन। तो जो सीरियस डिसीजेज हो जाते हैं वरिष्ठ नागरिकों को एक एज के बाद, जो कि जानलेवा हो सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। फोर्थ है रिसर्च एक्टिविटीज़ फॉर क्रॉनिक एल्डरली डिसीजेज एंड एजिंग इज एक्सपेंडेड। किसी क्रॉनिक डिसीज़ के लिए जो कि ओल्ड एज लोगों को हो जाता है, कोई ऐसा डिसीज़ जो कि जानलेवा है, उस पर रिसर्च करके कुछ एक्टिविटीज़ करवाएगी, लाइक एक्सरसाइजेज वगैरह उनके डेली रूटीन में इंक्लूड करवाएगी। और क्लॉज 5 कहता है देयर आर ईयरमार्क फैसिलिटी फॉर जेरियाट्रिक पेशेंट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ड्यूली हेडेड बाय अ मेडिकल ऑफिसर विद एक्सपीरियंस इन जेरियाट्रिक केयर। जेरियाट्रिक केयर को बोलते हैं जाल चिकित्सा, मीन्स वृद्ध परिचर्या से संबंधित या कोई ऐसे डिसीज़ जो वृद्ध लोगों को हो जाते हैं, अपनी भाषा में समझे तो ऐसे पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हॉस्पिटल्स में, जो कि मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा गवर्न किया जाएगा जो एक्सपीरियंस रखते हों जाल चिकित्सा में। क्लियर? ये चीज़ें जो है इंश्योर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन की लाइफ और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के संबंध में चैप्टर 5 डील करता है सेक्शन 21 to 23। सेक्शन 21 मेजर्स फॉर पब्लिसिटी, अवेयरनेस एक्सेट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए अवेयरनेस फैलाना और पब्लिसिटी करने के लिए कुछ कदम उठाना। तो यहाँ पर भी मेन अथॉरिटी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट के हैं। स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर दैट, सरकार वो सभी कदम उठाएगी ये सुनिश्चित करने के लिए द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइडली पब्लिसिटी
through public media including the television, radio and the print at regular intervals. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इस एक्ट के प्रोविजंस की पब्लिसिटी करने के लिए कि जो पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो खुद का मेंटेनेंस नहीं कर सकते, खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनके लिए इस तरीके का कोई एक्ट बनाया है सरकार ने, या ये फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की, ओल्ड एज होम हो गया, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने किसी चिल्ड्रन के अगेंस्ट में या रिलेटिव के अगेंस्ट में, है ना। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इनकी पब्लिसिटी करवाएगी पब्लिक मीडिया के थ्रू और टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के थ्रू रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसे पब्लिसिटी करवाती रहेगी। सेकेंड क्लॉज देखिए, the central government and the state government officers, including the police officers and the members of the judicial service, are given periodic sensitization and awareness training on the issues relating to this act. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, जो कि इंक्लूड करते हैं पब्लिक ऑफिसर्स को और जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स को, कि वो एक टाइम टू टाइम या किसी पीरियोडिक इंटरवल पर इस एक्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं या जितने प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए हैं या जितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाए या कोई कैंप या कोई ट्रेनिंग करवाए। और थर्ड है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद लॉ, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड वेलफेयर टू एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एंड पेरियोडिकल रिव्यू ऑफ द सेम इज कंडक्टेड। और स्टेट गवर्नमेंट क्या इंश्योर करेगी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ऐसे मामलों से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा या ऐसे कोई डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो कि लॉ, होम अफेयर्स, हेल्थ और वेलफेयर से डील करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन को प्रभाव में लाने के लिए, सीनियर सिटीज़न के वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ को प्रभाव में लाने के लिए पीरियोडिकल यानी टाइम टू टाइम रिव्यू करेगी और इसके अकॉर्डिंग कुछ कदम उठाएगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 22 डील करता है अथॉरिटीज़ हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ अथॉरिटीज़ स्पेसिफाई की जा सकती है। सबसेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर सच पावर्स एंड इम्पोज सच ड्यूटीज ऑन अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज मे बी नेसेसरी to ensure that the provision of this act are properly carried out, and the district magistrate may specify the officer subordinate to him who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties so conferred or imposed, and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officer as may be prescribed. State government कुछ powers और duties district magistrate के ऊपर impose कर सकती है जैसा कि वो ठीक समझे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस एक्ट के प्रोविजंस को प्रॉपरली कैरी आउट किया जा रहा है। और जो डीएम है वो स्पेसिफाई कर सकता है किसी ऐसे ऑफिसर को जो उसके अधीनस्थ है, जो उसके सबऑर्डिनेट है, जो कि एक्सरसाइज करेगा सभी वो शक्तियाँ या उनमें से कुछ शक्तियाँ जो स्टेट गवर्नमेंट ने डीएम को इम्पोज की हैं, और परफॉर्म करेगा ड्यूटीज़ जो कि उसके द्वारा परफॉर्म की जा सकती हैं किसी लोकल लिमिट में यानी उसके क्षेत्र अधिकार में, जैसा कि ऑफिसर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए। और सबसेक्शन 2 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। तो स्टेट गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान प्रिस्क्राइब करेगी, हिंदी में कहें तो व्यापक कार्य योजना प्रिस्क्राइब करेगी सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी और लाइफ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान प्रोवाइड करेगी। सेक्शन 23 डील करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो कुछ निश्चित ऐसे केसेस होंगे जिसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी यानी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया गया है किसी अदर पर्सन को, तो वो वॉइड होगा, शून्य हो। अब कौन से केसेस हैं वो देख लेते हैं हम। Subsection 1, where any senior citizen who, after the commencement of this act, has by way of gift or otherwise his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor, and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or undue influence, and shall at the option of the transferor
बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द ट्राइब्यूनल। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये है एक प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये बिलोंग किससे करती है, किसी पेरेंट से या सीनियर सिटीजन से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति जो कि उसका चिल्ड्रन भी हो सकता है या रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इनको ट्रांसफ़र कर दी ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गए ट्रांसफरर और ये चिल्ड्रन या रिलेटिव हो गए ट्रांसफरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी सीनियर सिटीजन ने इस एक्ट के कमेंस के बाद गिफ्ट के माध्यम से, ठीक है, गिफ्ट कर रहा है प्रॉपर्टी, दान दे रहा है, गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफरी को यानी अंतरिती को ट्रांसफ़र कर दी, किस कंडीशन पे, यहाँ पर एक कंडीशन भी इम्पोज कर दी कि भाई हम आपको प्रॉपर्टी दान में दे रहे हैं, आप हमारा मेंटेनेंस करना, ठीक है, या हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखना, जितनी फिजिकल नीड्स हैं उनका ध्यान रखना। इस कंडीशन पे दान में दे दी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो अंतरिती है यानी ये जो चिल्ड्रन है ये मना कर देता है या असमर्थ हो जाता है इन पेरेंट या सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में। तो सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत ये समझा जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये धोखे से ली गई है, ज़बरदस्ती ली गई है या अनावश्यक प्रभाव के अंतर्गत दी गई है, और ऐसी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा ट्राइब्यूनल के द्वारा। क्लियर है? चलिए अब सब सेक्शन 2 देखते हैं इसका। वेयर एनी सीनियर सिटीजन हैज़ अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस out of an estate and such estate or part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of the right or if the transfer is gratuitous, but not against the transferee for consideration and without notice of right. सबसेक्शन 2 कहता है कि जहाँ किसी सीनियर सिटीजन को किसी एस्टेट से या किसी एस्टेट के पार्ट से मेंटेनेंस रिसीव करने का अधिकार है और ऐसा एस्टेट यानी ऐसी संपदा या उसका कोई पार्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो जिसको ट्रांसफ़र किया गया है यानी जो ट्रांसफरी है उसको इस बात की जानकारी है कि उससे मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार सीनियर सिटीज़न को था, और यदि वो ट्रांसफ़र जो है वो बिना प्रतिफल के है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट यानी जो ट्रांसफरी है जिसने प्रॉपर्टी ली है उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस को प्राप्त करने का दावा किया जा सकेगा, लेकिन उस व्यक्ति के अगेंस्ट दावा नहीं किया जा सकेगा जिसको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सीनियर सिटीजन का उस पर राइट है और जो कि कंसीडरेशन के लिए है। इसको भी हम इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन है, अब गिफ्ट वाला नहीं है, अब है एस्टेट, ठीक है। मान लीजिए ये एक एस्टेट है और इस एस्टेट से मेंटेनेंस रिसीव करने का अधिकार सीनियर सिटीजन को है, और ये एस्टेट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है किसको, किसी व्यक्ति को, ट्रांसफरी को। और जहाँ ये ट्रांसफरी जानता है कि इस एस्टेट से मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार किसी पेरेंट या सीनियर सिटीजन को है जो कि बिना प्रतिफल के है, तो उस ट्रांसफरी पे ट्राइब्यूनल के द्वारा मेंटेनेंस के लिए दावा किया जा सकेगा। और सेकंड चीज़ ये आ रही है, ये सेकंड पार्ट है कि उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट क्लेम नहीं किया जा सकता मेंटेनेंस का जिसको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एस्टेट जो है उस पर इस पेरेंट या सीनियर सिटीजन का अधिकार है और जो कि कंसीडरेशन के लिए है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इनके समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब सेक्शन 3 देखिए। If any senior citizen is incapable of enforcing the rights under subsection 1 and subsection 2, action may be taken on his behalf by any of the organization referred to in explanation to subsection 1 of section 5. यदि कोई सीनियर सिटीजन इनकेपेबल है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो अपना अधिकार है उसको इन्फोर्स कराने के लिए, तो जैसे सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में वो जो सीनियर सिटीज़न या पेरेंट हैं वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते थे मेंटेनेंस की, या अगर वो इनकेपेबल थे तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवा सकते थे, वैसा ही सेम ये सबसेक्शन कहता है कि अगर वो सबसेक्शन 1 यानी ये वाला सबसेक्शन और ये वाला सबसेक्शन के अंतर्गत अपना राइट इन्फोर्स करवाने के लिए इनकेपेबल हैं तो वो क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनके बिहाफ पर एक्शन ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को सेक्शन 23 तक क्लियर हो गया होगा। रिमेनिंग सेक्शंस
यानी कि सेक्शन 24 to 31 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।